हेलो। हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कूलाम का नियम क्या होता है और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, अब आज हम जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप का वर्णन देखते हैं। ये 2 नंबर में आता है कंक्लूशन कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। इसके लिए मैंने देखिए 2 बिंदु आवेश ले रखे हैं ए और बी, जो एक्स वाई जेड क्योंकि 3 डायमेंशन में ही होता है हमारे सामने कोई भी मैटर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमने एक्स वाई और जेड ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं इस तरह से। ये एक्स वाई जेड किस तरह से होता है, इस तरह से ये होता है एक दूसरे के लंबवत। ये कलर अब ये हम इसके लंबवत तो दिखा नहीं सकते, हमने खड़े होकर इसको मान रखा है, ये एक्स ये वाई और ये जेड। ठीक है, अब देखते हैं देखिए इसके बारे में। तो हमने क्या मानना है, 2 आवेश बिंदु आवेश माने हैं Q1 और Q2, जो एक्स वाई जेड तल में मूल बिंदु के सापेक्ष R1 तथा R2 दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी कितनी है, एक तो A से लेके B होगी तो R12 लिखेंगे, और B से लेके A होगी तो R21 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 वैद्युत बल कार्य करेंगे, एक तो Q1 द्वारा Q2 पर और एक Q2 द्वारा Q1 पर। तो इनकी दूरियां हैं एक की R12 और R21। पहले हमें इनको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देखिए आपने क्या माना है उसके बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं। क्या माना है, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश एक्स वाई तथा जेड तल में ए तथा डी बिंदु पर स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर हैं, तब ये हमने मान रखा है। अब इसका क्या करना है, हमें एक तो दूरी निकालनी है ए बी, सदिश दूरी विस्थापन निकालेंगे ए बी। तो जो लास्ट वाला होता है उसमें पहले वाले को घटा देते हैं मूल बिंदु ओ के सापेक्ष। तो आप बी में से क्या हटा दोगे, ए, और क्या लगाओगे ओ। ठीक है, अब इसकी मान लगाएंगे ए बी बराबर ओ बी का मान कितना है R2 वेक्टर और माइनस में कितना है R1 वेक्टर। ठीक है, अब इसका हमने और दूरी किसके बराबर है, ये ए बी किसके बराबर है R12 1 से लेके इसे लेके 2, R12 बराबर अब क्या निकालेंगे इसका एकांक सदिश। तो क्या करते हैं, उसी वेक्टर को उसी के परिमाण से भाग कर देते हैं। वेक्टर 12 बराबर परिमाण वेक्टर 12। ठीक है, और एकांक वेक्टर R लगा देते हैं जो इसकी दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू लगाओ भाई, R12 ऐसी लेंगे और वेक्टर में क्या आ जाएगा R12 परिमाण निकालेंगे। ठीक है, ये मान हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से आपको निकालनी है बी ए बराबर, अब दूसरा वाला क्या है ए, इसमें से घटा देंगे बी, यानी कि इनको और भी जाके देंगे। ठीक है, बी ए बराबर ओ ए का मान कितना है R1 माइनस का R2
अब इसका मान किसके बराबर है, R21, ठीक है। तो अब हमें R21 का एकांक वेक्टर ज्ञात करना है, तो इसी के वेक्टर को इसी के परिमाण से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो बराबर क्या मिलेगा, R21 बटा R12। जब वो वैल्यू मिल जाती है, मैग्नीट्यूड मिल जाता है, तो वो अधिक हो जाता है, फिर उसकी दिशा नहीं रहती, फिर 1 से 2 लिखो चाहे 2 से 1 लिखो, ठीक है भाई। अब ये समीकरण आपकी होगी 1 और ये समीकरण होगी आपकी 2। अब क्या याद करोगे, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित वैद्युत बल क्या मान लेंगे, F12, तो 1 के द्वारा 2 पर आरोपित हुआ है। कूलाम के नियम से 1/4πε0, ठीक है। के लिख सकते हैं। अब आवेश कौन सा है, Q1 Q2, और दूरी कितनी है, R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर एकांक वेक्टर लगाएंगे R12 जो इसकी दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है बच्चों। देखिए R12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर। इसका मान लगाओ समीकरण 1 से लिए, वेक्टर R12 बटे R12 ये अंदर आ जाएगा, तो कितनी घात हो जाएगी इसकी, F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 की घात 3 और R12 वेक्टर, समीकरण नंबर 3 मान, ठीक है। अब हम बल निकालेंगे Q2 द्वारा Q1 पर, Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, सूत्र हो जाएगा F21 बराबर 1/4πε0 Q2 Q1 बटे R21 का स्क्वायर, ठीक है। और वेक्टर R21 एकांक वेक्टर के साथ लगा देंगे दिशा को व्यक्त करने के लिए। अब R21 1/4πε0, ठीक है। Q1 लिख दो, तो अभिस राशि है, Q1 लिख दो चाहे Q2 लिख दो। अब ये भी क्या हो गया, अब इसका वर्ग करने से हट के क्या हो जाएगा, R12 लिख दो, R21 का स्क्वायर, इसका मान लगाओ R2 ये है R21 वेक्टर में बटे हुए R21, ये अंदर आ जाएगा, एक घात 3 हो जाएगी, F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का Q हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा R21 वेक्टर। अब इसको क्या करना है, चाहे इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, 21 अभिस राशि को 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और यहाँ लिख दो वेक्टर में R21, ठीक है। जब वेक्टर है और वेक्टर में हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं और 1 से 2 की तरफ आएंगे तो इसके आगे चाहे से मिल जाएगा माइनस, यानी वेक्टर की जब दिशा बदलती है तो उसके परिमाण का आगे क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह। अगर हम लिखें F21 बराबर, तो माइनस निकाल लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर, और ये दिशा होगी R12, ये समीकरण नंबर होगी 4। समीकरण 3 और 4 की तुलना करें, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, करिए तुलना, देखो ये समीकरण 3 ये वाली वैल्यू चेक करो, 1/4π Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, F12, और देखो पूरा है ना ये सब, तो लिखेंगे
F21 बराबर माइनस का हो जाएगा F12 और क्या कह सकते हैं F12 वेक्टर में बराबर हो जाएगा माइनस का F12 2 तो ये आपका सदिश रूप है, यही क्या है आपका सदिश रूप। ठीक है, तो यही कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए पेरेंट्स, आज हम समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक निष्कोणीय वक्र होते हैं जिन पर स्वतंत्र व पृथक धनावेश परीक्षण आवेश गति करता है। ये परिभाषा मैंने आपको समझाया है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वे निष्कोणीय वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र व पृथक परीक्षण आवेश गति करता है। अब वैद्युत बल रेखाएं गुण मैंने 8 गुण लिख दिए हैं, वैसे 11 गुण हैं, एक के 2 बना देते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पे जाकर समाप्त हो जाती है। देखो, प्लस से निकलती है और ऋणावेश पे जाकर समाप्त हो जाती है। नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से अभिलंबित निकलती है तथा ऋणावेश पर अभिलंबित आपतित होती है। यहाँ से निकले भी 90 ऐसे कोण के साथ है और मिलेंगी भी ऐसे ऋणात्मक 90 ऐसे कोण के साथ। वैद्युत बल रेखाएं तनी हुई डोरी की तरह लचकदार होती है। जैसे हम कपड़ा सुखाने वाली डोरी होती है वो टाइट होती है तनने, तो इस तरह से एक दूसरे के मतलब कैसी होती है, तनी हुई होती है लचकदार। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे ये है प्लस से निकली, यहाँ पर हमने बिंदु पी पर वैद्युत स्पर्शरेखा खींची, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और नोट क्या बात है, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। ये निश्चित। दो, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लोग कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, दो स्पर्श रेखाएं काट भी ले, ये पहली स्पर्श रेखा होगी और ये दूसरी होगी। ठीक है, तो ये देखो, एक तो इसकी स्पर्श रेखा होगी और एक इसकी स्पर्श रेखा, तो ये बनेगा E1 और E2 दो क्षेत्र रेखाएं वैद्युत दिशा है। और जबकि पहले वाले पॉइंट में एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, तो ये वाला कभी काटती ही नहीं है। तो क्या देंगे, असंभव, असंभव है काटती हुई। ठीक है, अगला पॉइंट है, दो वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुरूप एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। लंबाई के अनुरूप कैसा एक दूसरे से दूर हटती आ रही है और फिर जो आवेश के पास आकर सघन हो जाती है। वैद्युत बल रेखाएं एक समान क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा सीधी और समदूरस्थ और समांतर होती है। ठीक है, समान धनावेशों से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, ये इनकी अक्ष हो गई धनावेश दोनों, तो ये कभी भी एक दूसरे को खींच नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। इसीलिए देखिए, ऋणावेश और धनावेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखा कहाँ से निकलती है, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। और धनावेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि वहाँ बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, ये हमारा चैनल है सैनिक फिजिक्स क्लासेस अमर प्रकाशी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, नए बैच चल रहे हैं अमर प्रकाश में। जो बच्चे आसपास के हैं वो कॉल करके नए बैच में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।